नमस्कार, मैं सज्जनपाल मील एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मनिंद्र साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। और आज का देखो जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है, कैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में बनाया जाता है, और उसके बाद में हम देखेंगे प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियां। तो देखो आज आपको बिल्कुल जो ध्यान है वो बोर्ड के ऊपर रखना है, क्योंकि आज है वो सारा मतलब सिस्टम वो समझाने वाला है। तो देखो प्रधानमंत्री हमारे देश में कैसे बनता है, पहले तो ये देखो सबसे पहले प्रश्न ये बन के आता है कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मतलब प्रदान किया गया है, या प्रधानमंत्री भारत में होगा वो कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में ये वर्णन है कि भारत में एक प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था भी होगी। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के साथ समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनका वो प्रयोग करेगा। देखो आपको मैंने पहले की वीडियो में बताया, फिर से बता देता हूं कि हमारे देश में जितनी भी शक्तियां हैं उनका वास्तविक जो मालिक है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही होती है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है ये प्रधानमंत्री। तो देखो प्रधानमंत्री बनता कैसे है। प्रधानमंत्री के लिए कोई स्पेशल चुनाव नहीं होते कि प्रधानमंत्री चुनाव में खड़ा है और हम उसको सीधे वोट देंगे, सीधे चुनाव नहीं होते। ये कैसे बनता है उसके बारे में आप थोड़ा बोर्ड पर देखो। ठीक है, लोकसभा के चुनाव होते हैं हर 5 वर्ष बाद में। कितने वर्ष बाद में? 5 वर्ष बाद में। 5 वर्षों के अंतराल में देखो लोकसभा के चुनाव संविधान में तय कर दिया गया था कि जो हमारे देश में लगभग जो चुनाव होंगे वो 5 वर्ष के अंतराल में होंगे, राज्यसभा और विधान परिषद को छोड़कर। ठीक, इससे पहले थोड़ा ये देखो कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, और देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। तो ये दोनों प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, एक तो या तो ज्यादातर क्या है फर्स्ट पूछते हैं, पहला पूछते हैं, या फिर वर्तमान। तो पहले जवाहरलाल नेहरू थे, वर्तमान में नरेंद्र मोदी। अब देखो इसमें 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री को चुना जाता है, लेकिन कैसे चुना जाता है? प्रधानमंत्री है वो कैसे बनता है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के चुनाव होते हैं। कौन से चुनाव होते हैं? लोकसभा चुनाव, जिनको साधारण भाषा में आम चुनाव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आम चुनाव। अब ये जो चुनाव है ये पूरे भारत में होते हैं। लोकसभा की देखो आपको पहले भी मैंने बता दिया था, लोकसभा की सीटें होती हैं 545। ठीक है, लेकिन इनमें चुनाव होता है 543 सदस्यों का चुनाव होता है। पूरे भारत में 543 सदस्यों का चुनाव होता है। अलग अलग राज्य में देखो, अलग अलग किसी राज्य में कम सदस्य चुन के जाते हैं, किसी से ज्यादा। जैसे इन 545 सदस्यों में से राजस्थान से 25 सदस्य चुन के जाते हैं। कितने? 25। यानी कि राजस्थान में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 25 हैं। इसी प्रकार पूरे भारत में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 543। ठीक है, अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किस पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, ये तय कैसे होता है? तो इसमें हमारे लिखा गया है, संविधान में भी बताया गया है कि जिस पार्टी को चुनाव में बहुमत प्राप्त होगा उसी पार्टी का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे 543 टोटल सदस्यों का चुनाव होता है, तो इनके आधे से ज्यादा सदस्य, तो 543 का देखो आधा तो होता है 271। ठीक है ना। और फिर एक जगह और बांट लो, 271 ये हो गए 543। ठीक है, लेकिन आधा तो आदमी होता ही नहीं, कभी आधा आदमी देखा है क्या? नहीं होता नहीं। तो इसको एक साइड में जोड़ देते हैं, ये 271 हो गए, और आधा इसमें जोड़ देते हैं, ये हो गए 272। ये आधे से ज्यादा हो गई। ठीक है, यानी कि यहां बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कम से कम सीटें कितनी चाहिए? 272 सीटें। यह है बहुमत। ठीक है, 272 क्या है? बहुमत। किसी भी पार्टी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कुल जो सीटें उनमें से आधी से ज्यादा यानी कि 272। आपको इतना टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, आप तो सीधा याद रखो कि हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी पार्टी को कितनी सीटें चाहिए? 272।
अब देखो कैसे होते हैं चुनाव, आपको मैं बताता हूं, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। आपको जो जादुई आंकड़ा है वो मैंने बता दिया, 272 का है। कितनी सीटें चाहिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए? 272 सीटें चाहिए। आज मान लो चुनाव होते हैं, अभी कोई चुनाव हो रहे हैं, अपने चुनाव करवा लेते हैं। और वैसे तो देखो पार्टियां बहुत है, लेकिन यहाँ पर देखो अगर मैं बोर्ड पे लिखने लगूंगा तो 1 घंटा तो पार्टियों का नाम लिखते ही चला जाएगा। मुख्य मुख्य अपने पार्टियां, उनका नाम लिख लेते हैं। तो देखो जैसे सबसे पहली जो पार्टी है वो है भाजपा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी भी बोलते हैं। दूसरी कांग्रेस, चुनाव हो रहे हैं, अपने चुनाव करवा रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस हो गई। इधर बीच में लिख देता हूं एकदम, देखो पहली है भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बसपा, समाजवादी पार्टी, ठीक है। इसके अलावा और भी देखो बहुत सारे दल हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पार्टियां होगी। और अन्य या स्वतंत्र पार्टी, ठीक है ना, अन्य या स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। अन्य क्या होते हैं, हमारे देश में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। मान लो मेरे को चुनाव लड़ना है और मैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में गया, टिकट लेने पड़ती है देखो चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है ना, उस स्थान की। मेरे को झुंझुनू से जैसे चुनाव लड़ना है, टिकट लेने गया, भारतीय जनता पार्टी ने भी मेरे को टिकट नहीं दी, कांग्रेस ने भी नहीं दी टिकट, आम आदमी पार्टी ने भी नहीं दी, बसपा ने भी नहीं दी, समाजवादी पार्टी ने भी नहीं दी और तृणमूल कांग्रेस ने भी नहीं दी। इनमें से किसी पार्टी ने मेरे को चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी की टिकटें नहीं दी। लेकिन चुनाव लड़ना मेरा राजनीतिक अधिकार है, ठीक, संविधान ने मेरे को राजनीतिक अधिकार दिया है, तो मैं बिना किसी पार्टी के खड़ा हो जाऊंगा चुनाव में। वो आ जाते हैं अन्य में या स्वतंत्र पार्टी में, यानी कि किसी भी पार्टी का टिकट नहीं है, मैं स्वतंत्र या निर्दलीय भी बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, निर्दलीय, ये बिना किसी दल की, ठीक है ना, निर्दलीय चुनाव में खड़ा हो गया मैं, ठीक है। इस प्रकार के उम्मीदवार निर्दलीय होते हैं। अब देखो अपने को चुनाव कितनी सीटों के लिए कराना है, 543, और चाहिए किसी पार्टी को कितनी, 272। यहां भारतीय जनता पार्टी के पास माना सीटें आ गई 300, कांग्रेस के पास सीटें आ गई 150, ठीक है, आम आदमी के पास आ गई 50। कितनी हो गई देखो, 300 400 500, बच्ची कितनी, 43 है। तो इसके पास 10 है, फिर इसके पास 10 है, इसके पास 10 है और इसके पास 15। ये सीटें आई हैं ऐसे मान लो। तो यहाँ कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी? मैंने आपको बताया था कम से कम कितनी सीटें चाहिए, 272। तो किसी के पास 272 है क्या? यहाँ भाजपा के पास कितनी है, 300 सीटें हैं मान लो, है ना। तो 272 का आंकड़ा कौन सी पार्टी ने छू लिया, भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है। यानी कि बहुमत कौन सी पार्टी के पास है, बीजेपी के पास हो गया बहुमत। अब भारतीय जनता पार्टी है ना, वो ये 300 सदस्य हैं, जितने भी 300 सदस्य हैं, इनमें से पार्टी का जो मुख्य नेता होगा, ठीक है ना, उसको क्या बना देगी, प्रधानमंत्री। उनमें से अपने में से 300 आदमी अपने में से एक व्यक्ति का प्रधानमंत्री के लिए क्या कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं, और राष्ट्रपति फिर उसको क्या है, प्रधानमंत्री की शपथ दिला देता है। आई बात समझ में? एक तो ये है, इसको बोलते हैं स्पष्ट बहुमत की सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार, यानी कि किसी के साथ मिला नहीं ये पार्टी, इसके पास
एक ही पार्टी के पास 272 से ज़्यादा सीटें आ गई। तो इसको बोलते हैं स्पष्ट बहुमत की सरकार। और भारतीय जनता पार्टी में आज जो है सरकार वो स्पष्ट देखो बहुमत की सरकार है। श्री नरेंद्र मोदी हैं, वो क्या है, इस पार्टी के मुख्य नेता, इसलिए वो क्या बने, प्रधानमंत्री बने। ठीक है। अब इसी तरह देखो एक कंडीशन और हो जाती है, कई बार देखो क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां यहाँ पर जनादेश है वो विखंडित हो जाता है, यानी कि जो वोट है वो क्या है, बहुत सारी पार्टियों में बट जाते हैं। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी को मिली 200 सीटें, यहाँ कांग्रेस को मिली 150 सीटें, ठीक है, इस पार्टी को मिली 50 सीटें, ठीक है, इसको मिली फिर 50 सीटें मिल गई, इसको भी 50 मिल गई, कितनी हो गई, 200, 300, 400, 500 और इसको 43 मिल गई, ये 543। अब बताओ यहाँ पर प्रधानमंत्री है वो कौन सी पार्टी का बनेगा, सरकार है वो कौन सी पार्टी की बनेगी। ठीक है, 75% बच्चों का जो इशारा है वो 200 की तरफ होगा यहाँ। ठीक है ना, कि इस पार्टी की जो है वो सरकार बनेगी। यहाँ पर किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि देखो कई कंडीशन में क्या होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो होता है ना, वो अपने विवेक से सबसे बड़ा जो दल होता है ना, उसके नेता को प्रधानमंत्री एक बार नियुक्त कर देता है, बाद में उसको बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर किसी को भी देखो बहुमत प्राप्त नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी को, न कांग्रेस को, न आम आदमी पार्टी को, न बसपा को, न समाजवादी पार्टी को, न ही तृणमूल कांग्रेस को, और अन्य को भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में देखो क्या होता है, ये जो पार्टियां हैं ये एक दूसरी पार्टी को बहलाना और फुसलाने का काम करेंगी। हो सकता है खरीद फरोख्त भी हो जाए, पैसे दे के भी। ठीक है, अपने को लग रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी ये है तो इसकी सरकार बन जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अब मान लो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को अपनी विचारधाराओं से सहमत कर लिया और आम आदमी पार्टी को कैसे भी लालच दे के, ठीक है, या फिर समझा बुझा के अपने पास मिला लिया, तो ये आम आदमी पार्टी किसके पास चली गई, कांग्रेस के पास। अब कांग्रेस के पास भी कितने हो गए, 200। फिर इसी पार्टी ने समाजवादी पार्टी को भी क्या है अपने पास ले लिया, समाजवादी बसपा को, सॉरी बसपा को ले लिया। तो बसपा को लेते ही फिर से कितने हो गए, 50। आई बात समझ में। इसके बाद में एक पार्टी को और इसने तृणमूल कांग्रेस को भी ले लिया, फिर कितने हो गए, 50। बाकी ये अन्य है मान लो, ये इनके साथ चले गए। तो अब देखो भारतीय जनता पार्टी के पास तो रह गई 243 सीटें, और इनको पास मिलके क्या हो गई, 150 प्लस 50 200, 250 250 और 50 300, टोटल सीटें कितनी हो गई, 300 सीटें हो गई इनके पास। तो अब बहुमत किसके पास हो गया, इसके पास। ठीक है, कांग्रेस के पास हो गया बहुमत। इसको कांग्रेस की सरकार नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोला जाएगा कांग्रेस की सरकार है, ये हो गई गठबंधन की सरकार। इसको क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार, या मिली जुली सरकार, रली मिली सरकार, सीर की सरकार, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहां पर क्या है, एक के पास बहुमत नहीं है, बहुत सारी पार्टियों के साथ मिलकर क्या बना है, बहुमत बना है। तो ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी दल है, 3 4 या 5 दल है, वो आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं बहुमत वाली सरकार, सॉरी गठबंधन वाली सरकार बोलते हैं। और वो पहले वाली जो हमने सरकार बताई थी उसको बोलते हैं स्पष्ट बहुमत की सरकार। ठीक है, ये सरकार कौन सी होगी, गठबंधन की सरकार। इसमें देखो बहुत सारा थोड़ी दिक्कत भी रहती है इसमें, गठबंधन की सरकार, इसमें दिक्कत क्या रहती है, इनमें से 2 दल हैं वो बीच में रुष्ट हो जाएं 5 साल से पहले ही, 5 साल के लिए चुनी जाती है ना, मान लो ये 2 दल अपनी मनमानी करना चाहिए, बाकी इसको करने नहीं दे, तो ये अलग हो जाएं। अलग होते ही समय से पहले लोकसभा का क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है, समय से पहले ये सरकार गिर जाती है। लेकिन स्पष्ट बहुमत की सरकार है ना, वो 5 साल अपने पूरे कंप्लीट करती है। और ऐसा देखो आज तक 9 बार हो गया कि 9 बार, कितनी बार है, 9 बार कि लोकसभा है वो समय से पहले विघटित हो गई। तो देखो इनमें से ये दल है, इनमें से ही किसी भी, ये 300 सदस्य है ना, 1 2 3 4 पार्टियों में 300 सदस्य मिले हुए हैं, इन 4 पार्टियों में से एक सदस्य को ये खुद क्या है, जो मेन नेता होगा, मेन, ठीक है ना, उसको ये प्रधानमंत्री बना देंगे, जिसकी ज्यादा चलेगी ना इन चारों दलों में,
वो क्या बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। वैसे प्रधानमंत्री के कोई सीधे चुनाव नहीं होते, इन लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, जिनको सांसद बोलते हैं, इनमें से एक क्या है, ये खुद ही क्या है, चुन लेते हैं, फैसला कर लेते हैं कि फलाना आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, और उस प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। इस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री का क्या होता है, निर्वाचन होता है। ठीक है ना, आपको समझ आया होगा कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है। अब देखो प्रधानमंत्री की शक्तियां देखेंगे अपने, क्या देखेंगे, प्रधानमंत्री की शक्तियां। अब है देखो प्रधानमंत्री की शक्तियां कि प्रधानमंत्री को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है मंत्रियों का चयन। प्रधानमंत्री बनने के बाद में कोई भी व्यक्ति है वो सबसे पहले अपने पसंद के मंत्री चुनता है। ठीक है, ये मंत्री कौन होते हैं, किन लोगों को मंत्री चुना जाता है, इसमें देखो दो तीन, ज्यादातर मतलब 2-3 तरह के लोग होते हैं जो मंत्री चुने जाते हैं। एक तो वो जो दिग्गज नेता होते हैं, काफी लंबे समय से राजनीति में है, पार्टी के प्रमुख नेता होते हैं जो, ठीक है, और काफी चुनाव जिन्होंने जीते होते हैं। दूसरे वो व्यक्ति मंत्री बनते हैं जो प्रधानमंत्री के काफी खास होते हैं, नजदीकी होते हैं, प्रधानमंत्री की पसंद के होते हैं, तो नजदीकी तो होंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनको क्या बनाया जाता है, मंत्री। अब यहां पर ऐसे मान लो कि प्रधानमंत्री है वो 4 मंत्री बना रहा है एक बार। कितने मंत्री बना रहा है प्रधानमंत्री, 4। ठीक है, और उनके नाम लिख दिए, अनिल, पहले मंत्री का नाम क्या है, अनिल, दूसरे का सुनील, और तीसरा जो मंत्री है वो है राहुल। ठीक है, और चौथा जो मंत्री है वो है पंकज। ये नाम है वो लिख के प्रधानमंत्री है ऐसे नाम है वो राष्ट्रपति को दे देता है कि इनको मंत्री परिषद की शपथ दिलानी है। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति है वो अनिल, सुनील, राहुल, पंकज, 4 जो व्यक्ति, चारों को मंत्री परिषद की शपथ दिला देता है, मंत्री पद की शपथ दिला देता है। वैसे तो आपने देखो व्यवहार में कहते हैं कि मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं, मंत्रीगण, उनको नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। उनको नियुक्त करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है ना, लेकिन देखो क्या है, वो राष्ट्रपति अपने विवेक से थोड़ी इनको शपथ दिलाता है, ये तो नाम है वो किसने प्रस्तावित किए हैं, प्रधानमंत्री ने। तो पसंद किसकी हो गई, प्रधानमंत्री। तो देखो प्रधानमंत्री का सबसे पहला जो कार्य है वो मंत्रियों का चयन, मंत्रियों का चयन कर दिया, 4 मंत्री बनवा दिए। ठीक है, अगला जो काम है वो है विभागों का बंटवारा। ठीक है, विभाग क्या होते हैं, जैसे क्षेत्र। अब विभाग देखो मैं आपको बताऊं क्या होते हैं, जैसे रेल विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग। शिक्षा, ये विभाग हो गए। यानी कि ये जो मंत्री बना रहा है, जितने 4 मंत्री बनाए हैं, अगला काम ये है प्रधानमंत्री का कि इनको क्या प्रदान करेगा, विभाग। विभाग प्रदान कर दिए। अब देखो विभाग प्रदान करने से क्या हो जाता है, जैसे अनिल को कौन सा विभाग दिया, रेल विभाग, तो अनिल हो गया रेल मंत्री। क्या हो गया, रेल मंत्री। सुनील को दिया गृह विभाग, तो सुनील हो गया गृह मंत्री। राहुल को दिया स्वास्थ्य विभाग, तो राहुल हो गया स्वास्थ्य मंत्री। पंकज को दिया शिक्षा विभाग, तो पंकज हो गया शिक्षा मंत्री। ठीक है, यानी कि सुनील है वो कौन से मामले संभालेगा, कौन सा क्षेत्र संभालेगा, रेल। रेल से संबंधित जितने भी कार्य हैं, ठीक है ना, या जितने फैसले हैं वो कौन लेगा, अनिल। कार्य का मतलब ये नहीं है कि रेलगाड़ी चलाएगा, रेलगाड़ी तो चलाने वाले चलाएंगे। इसका मतलब ये है कि रेल से संबंधित कितनी नई ट्रेनें प्रस्तावित की जाएंगी, मतलब कितनी नई ट्रेनें चलेंगी, किराया भाड़ा जो है रेलगाड़ी का वो घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है ना, इस प्रकार के जो फैसले वो कौन लेगा, अनिल। और रेलवे में जो भी समस्याएं आ रही है रेलवे संबंधित, उनका निराकरण करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, अनिल की। क्यों, क्योंकि अनिल के पास अधिकार है, अनिल के पास रेल विभाग है और अनिल रेल मंत्री है। ठीक है, इसी प्रकार गृह विभाग क्या होता है, देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
ठीक है, आंतरिक जो शांति है उसको बनाए रखना, ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? सुनील। तो आंतरिक जो शांति है उसको कौन बनाता है? वैसे पुलिस। कौन बनाती है? पुलिस। तो सुनील क्या करेगा? पुलिस में लग जाएगा? नहीं, पुलिस में नहीं लगेगा। सुनील जितनी भी हमारे देश की पुलिस है ना उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है ना, क्योंकि गृह मंत्री है सुनील, होम मिनिस्टर है, ठीक है ना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। पुलिस के जितने भी ऊंचे दर्जे के अधिकारी हैं, अफसर हैं, वहां से लेके नॉर्मल कांस्टेबल है वहां तक कि जितने भी मतलब प्रबंधन है वो कौन करेगा? सुनील करेगा। या जिस अधिकारी को कौन से क्षेत्र में भेजना है, किस अधिकारी को कौन से क्षेत्र में भेजना है, वो सारा तय कौन करता है? सुनील करेगा, ठीक है। तो शांति और सुरक्षा, अंदर देखो देश के भीतर शांति सुरक्षा बनाए रखने का जो दायित्व आ गया वो किस पर आ गया? सुनील का, क्योंकि सुनील क्या है? गृह मंत्री। ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री के पद के बाद में जो सबसे शक्तिशाली दूसरा पद होता है ना वो गृह मंत्रालय ही होता है। एक तरह से देश का दूसरा प्रधानमंत्री ही होता है ये, ठीक है। फिर है राहुल स्वास्थ्य मंत्री हो गया। मतलब देश में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं तो उनका प्रबंधन या उनको कैसे निपटा जाए उसके आदेश कौन देगा? राहुल देगा। जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है तो उसमें लोगों का फ्री इलाज भी करवाया जा रहा है, ठीक है। ये सारा जो सिस्टम है, स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टरों की तैनाती, ये सारा स्वास्थ्य मंत्री के थ्रू ही होता है। तो इस प्रकार की जो मतलब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएंगी, कितने देश में नए हॉस्पिटल खुलवाने हैं, ठीक है ना, कितने मतलब स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती वगैरह करवानी है, ये सारे जो फैसले वो किसके द्वारा लिए जाएंगे? स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लिए जाएंगे। तो ये स्वास्थ्य तो विभाग हो गया और इस विभाग को राहुल ने ले लिया तो राहुल हो गया स्वास्थ्य मंत्री। और पंकज शिक्षा मंत्री हो गया। देश में सिलेबस कौन सा चलेगा, कौन से क्लास बोर्ड की होगी, नहीं होगी, कब से स्कूल चलेंगे, कब से नहीं, यानी कि शिक्षा संबंधी जितने भी फैसले वो कौन लेता है? शिक्षा मंत्री, ठीक है। ये सारे विभाग इनके पास हो गए। ये विभाग किसने प्रदान किए? प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री का दूसरा कार्य होता है जितने भी जो मंत्री चयनित हुए हैं, जितने मंत्री चुने हैं, उनको विभाग प्रदान करना। तो दो कार्य हो गए, मंत्रियों का चयन और विभागों का बंटवारा। आई बात समझ में? अब है तीसरा कार्य संचालन, मंत्रियों का कार्य संचालन या मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करवाना। कार्य संचालन का मतलब अब देखो विभाग प्रदान कर दिया, नील को भी दे दिया, सुनील को भी ये विभाग दे दिए। अब प्रधानमंत्री इनको समय समय पर देखो संबोधित करेगा, समय समय पर मीटिंग लेगा इनकी, कैसे कार्य करना है, कौन सा विभाग कमजोर है, देश कौन से क्षेत्र में पिछड़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहा है, स्वास्थ्य में पिछड़ रहा है या रेल कम है, तो किस प्रकार की कार्य प्रणाली बना के अपने को काम करना है, ये सारे जो दिशा निर्देश है वो कौन देगा? मंत्रियों को प्रधानमंत्री। समय समय पर जो प्रधानमंत्री है ना वो इन मंत्रियों की मीटिंग लेता है, ठीक है ना, और इनसे इनके जो कार्य हैं उनके प्रति क्या है, इनको जागरूक करता रहता है। तो अगला क्या हो गया? कार्य संचालन की मंत्री परिषद का कार्य संचालन करना या कार्य संचालन करवाना। तो कितने काम हो गए? 3। अगला है मंत्रियों के बीच समन्वय स्थापित करना। समन्वय क्या होता है? देखो कई बार जो मंत्री है ना ये आपस में लड़ने लग जाते हैं, इनके विभाग टकरा जाते हैं, हालांकि हैं ये एक ही पार्टी के, लेकिन फिर भी क्या है, ये आपस में लड़ने लग जाते हैं, इनके विभाग टकरा जाते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री बीच बचाव करके इनको समझाता है और समझाइश करके मामला शांत करता है, उसको बोलते हैं मंत्रियों के बीच समन्वय स्थापित करना। या इस प्रकार मंत्रियों को लेकर प्रधानमंत्री चलता है कि आपस में लड़े नहीं, वो उनके विभाग टकराए नहीं। विभाग कैसे टकरा जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं, इनका कैसे लड़ने लग जाते हैं। जैसे शिक्षा विभाग पंकज के पास है, राहुल के पास स्वास्थ्य विभाग है और अनिल के पास है रेल विभाग। अनिल ने क्या किया? 2000 ट्रेन चला दी नई देश में, ठीक है। और पंकज है, ये राहुल स्वास्थ्य मंत्री है। 2000 ट्रेन चलने के कारण क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जित होती है, मतलब वातावरण प्रदूषित होता है, जिसके कारण काफी लोगों की स्वास्थ्य क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे में राहुल है वो इन ट्रेनों को बंद करने की मांग करता है, क्योंकि राहुल है स्वास्थ्य मंत्री। जब लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा तो इसको जवाब देना पड़ेगा ना। है तो ये कह रहा है कि स्वास्थ्य खराब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन ट्रेनों के कारण क्या है?
बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण हो रहा है। अब राहुल का ही साथ यहाँ पंकज दे देगा, कहेगा कि स्कूलें, जो जितने भी स्कूलें हैं उनके पास से पटरियाँ नहीं होनी चाहिए, जितनी पटरियाँ हैं रेलगाड़ी की वो उखाड़ लो। तो ये दोनों तो देखो क्या है, रेल मंत्रालय के खिलाफ हो गए, दोनों हो गए या एक हो गया, तो आपस में लड़ने लग गए ना तीनों जब आपस में लड़ने लग जाते हैं ना, तो इनका बीच बचाओ या इनको समझाए या कुछ भी मतलब तरीके से प्रधानमंत्री है वो इनको शांत करता है। इसको बोलते हैं क्या, मंत्रियों के बीच में समन्वय स्थापित करना। और समन्वय स्थापित कौन करता है? प्रधानमंत्री, और किसी की शक्ति नहीं है ये, क्योंकि ये मंत्री बनाए भी किसके हुए हैं? प्रधानमंत्री के। ठीक है, या तो प्रधानमंत्री इनके बीच में समन्वय स्थापित कर देगा, अन्यथा प्रधानमंत्री को एक और शक्ति भी प्राप्त है, वो ये है कि वो इनके विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है। जैसे अगर सुनील है, राहुल है, इससे स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं संभल रहा तो इसकी जगह पर और किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री बना देगा, उसको बोलते हैं विभाग परिवर्तन, इसको कोई और विभाग दे देगा। या फिर पंकज को स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया और राहुल को शिक्षा मंत्रालय, इनका चेंज कर सकता है, या वापस भी ले सकता है विभाग। मंत्री जो है उसको मंत्री पद से हटा भी सकता है। ये सारी शक्तियां किसके पास हैं? प्रधानमंत्री के पास हैं। ठीक है ना? तो देखो मंत्रियों के बीच समन्वय के बाद में क्या हो गया, अगला जो प्रधानमंत्री की अगली शक्ति है वो लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का क्या होता है? नेता होता है। लोकसभा में समस्त जो कार्य होते हैं वो किसके नेतृत्व में होते हैं? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होते हैं। जैसे कोई नया कानून बन रहा है ना, तो उसकी रूपरेखा है वो सबसे पहले कौन निर्धारित करता है? प्रधानमंत्री ही निर्धारित करता है। कौन सा कानून बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, बिना प्रधानमंत्री की सिफारिश के या बिना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोई कानून नहीं बन सकता। हालांकि कानून निर्माण की प्रक्रिया में मैंने आपको बताया था कि कानून जो बनता है ना, उसकी जो विधेयक प्रस्तुत करता है वो कोई नॉर्मल मंत्री भी हो सकता है या सामान्य सदस्य भी हो सकता है, लेकिन वो सदस्य तभी विधेयक प्रस्तुत करता है जब उसको किसकी स्वीकृति हो? प्रधानमंत्री की। तो लोकसभा में जितने भी कार्य होते हैं लगभग किसके नेतृत्व में होते हैं? प्रधानमंत्री। इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का क्या होता है? नेता होता है। ठीक है, अब देखो अगली जो प्रधानमंत्री की शक्ति है वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की कड़ी। बीच इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल है ना, इनके बीच का बिचौलिया होता है या मध्यस्थ होता है। राष्ट्रपति को अगर मंत्रिमंडल से कोई काम है या सूचना प्राप्त करनी है कोई, तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से सूचना सीधे नहीं मांगता, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कहता है और प्रधानमंत्री सूचना लेके राष्ट्रपति को देता है। और इसी प्रकार अगर मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति से कोई मतलब कार्य है या सूचना प्राप्त करनी है, तो मंत्रिमंडल भी प्रधानमंत्री को ही वो सूचना देता है, फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है, और एक मंत्री परिषद। मंत्री परिषद को अगर राष्ट्रपति तक कोई संदेश पहुंचाना है तो मंत्री परिषद वो संदेश देगी प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री वो कार्य है वो संदेश कहां तक पहुंचाएगा? राष्ट्रपति तक। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद तक कोई सूचना पहुंचानी है तो वो प्रधानमंत्री को कहेगा, फिर प्रधानमंत्री किसको कहेगा? मंत्री परिषद। यानी कि वो बीच में ये कौन है? प्रधानमंत्री। आपस में डायरेक्ट कभी भी क्या सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं करते। ठीक है ना? तो ये क्या है? प्रधानमंत्री की शक्ति है जिसको बोलते हैं अपने राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की कड़ी। इसके अलावा देखो प्रधानमंत्री है, इसका पद आपको पता है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। देश में सर्वाधिक जो शक्तिशाली पद है वो किसका है? प्रधानमंत्री का ही है। लेकिन प्रधानमंत्री भी जो ये कार्य करता है ना, वैसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के मन में जो आएगा वो कार्य करेगा। तानाशाह नहीं है प्रधानमंत्री, निरंकुश नहीं है। प्रधानमंत्री को रोकने का अधिकार है वो किसको है? संविधान को है। संविधान प्रधानमंत्री को क्या है? रोक सकता है, क्योंकि सर्वोच्च है देश में वो क्या है? संविधान है। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं। अगर किसी कारणवश प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो उसको ऐसा करने से संविधान रोकता है, चाहे फिर वो आम नागरिक हो या फिर प्रधानमंत्री। अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो चाहे कितना ही शक्तिशाली पद हो, प्रधानमंत्री को भी सजा भुगतनी पड़ती है। ऐसा हुआ है। श्रीमती इंदिरा गांधी जो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, 1975 में उन्होंने आपातकाल लगाया था
उस समय उसने एक संविधान संशोधन किया उन्होंने, जिसके अंतर्गत लोकसभा की अवधि, हमारे संविधान में तो लिखा है कि लोकसभा 5 वर्ष के लिए होती है, उसने ये अवधि 6 वर्ष के लिए कर दी, यानी कि अपने आप को प्रधानमंत्री 5 वर्ष की जगह कितने वर्ष के लिए तय कर लिया उन्होंने, 6 वर्ष के लिए। बाद में उनको इसके लिए क्या है, जेल भी जाना पड़ा था। तो संविधान है वो सर्वोच्च है, इसके अलावा कोई भी देश से बड़ा नहीं है। सबसे ऊंचा देश, फिर संविधान, और फिर प्रधानमंत्री, और फिर अन्य। ठीक है। राष्ट्रपति का जो पद है, वैसे देखो सबसे शक्तिशाली पद बोला जाता, कहते हैं सबसे बड़ा जो राष्ट्रपति है, लेकिन व्यवहार में जो शक्तियों का उपयोग है, कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ये तो मैंने आपको जो पॉइंट हमारी बुक में है 12वीं क्लास की, वो बताए हैं प्रधानमंत्री के कार्य। ठीक है। इसके अलावा देखो जो बारीकी से और अन्य कार्य है ना, उनकी वीडियो हमारी बाद में आएगी। ये तो 12वीं क्लास के लिए जो हमारी वीडियो है, ठीक है। साथ में कंपटीशन के जो लोग हैं वो भी इसको देख सकते हैं, लेकिन जो अगली वीडियो आएगी कंपटीशन के लिए, चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, वो बारीकी से आएगी, हर अनुच्छेद पर बारीकी से उसमें विचार किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री की इसके अलावा देखो और क्या शक्तियां हैं। विदेशों में जितने भी फैसले होते हैं ना, विदेशों में संधियां होती हैं जितनी भी, वो होती तो राष्ट्रपति के नाम से हैं, लेकिन करके कौन आता है, प्रधानमंत्री। ठीक है। यानी कि नाम सिर्फ राष्ट्रपति का और कार्य कर्ता धर्ता कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रधानमंत्री और इसका निर्वाचन है और इसकी शक्तियां। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। आगे के जो टॉपिक आएंगे उनमें इसी पार्ट में कल हम देखेंगे मंत्री परिषद का गठन और उसकी शक्तियां। इसके अलावा देखो आपको पहले भी मैंने सूचना बता दी है कि जो वीडियो वो एक दिन छोड़ के एक दिन आएंगे। ठीक है। रोज वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा सकते क्योंकि समय का अभाव है। तो आपको करना क्या है, जिस दिन वीडियो नहीं आता, पीछे का जो वीडियो आपका रह गया, जो आपने नहीं देखा है या आपके कम समझ आया है, जो उस वीडियो को आप क्या है दोबारा देखो, समय का सदुपयोग करो। ठीक है। खाली दिन होता है जिस दिन वीडियो नहीं आता, ऐसा नहीं कि वीडियो देखना ही नहीं। पीछे का जो टॉपिक आपको हार्ड लगा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे संसद की शक्तियां हो, चाहे वो संविधान की विशेषताएं हो, मौलिक अधिकार हो, मूल कर्तव्य हो, अगर जो आपको हार्ड लगा है वो टॉपिक आप उस दिन आप दोबारा उसको देखो। ठीक है। तो कल एक नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।